क्या शैतान मूवी देखते वक्त तुमने कभी एक बार भी ये सोचा है कि आखिरकार वनराज इतना कूल कैसे रह सकता है? मतलब इतने खतरनाक काम करते वक्त भी वो इतना रिलैक्स कैसे रह पाता है, खास करके तब जब किसी अजनबी को मिलके उसे उससे आसानी से दोस्ती करनी हो तब, जैसे कि वो कबीर से करता है। वैसे अगर ज्योति ने पुलिस को कॉल करने के बाद पुलिस आई थी तो उसके कॉल करने वाला सीन कहाँ गया? क्योंकि मूवी में तो वो नहीं था। खैर इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वनराज को पहले से ही पता था कि पुलिस आने वाली है। यही नहीं बल्कि कबीर ने भी सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा था। क्या हुआ, तुम्हारे अभी से होश उड़ गए? बेटा ये तो बस ट्रेलर है। शैतान मूवी में इतनी शॉकिंग डिटेल्स है जिनको जानने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि आखिर क्यों ये फिल्म रीमेक होके भी इतनी हिट हो गई। तो फिर चलो शुरू करते हैं। तो बहला फुसला के जैसे ही वनराज अंदर आता है, कबीर सबसे पहले पैसों का बैग ऊपर ले जाता है। उसे लगता है शायद ये पैसों की वजह से आया हो। वो ज्योति को भी ये बोलता है कि सारी चीजें लॉक कर दो, मैं अभी उसे निकालता हूँ। निकाल दो, सारे वैल्यूबल्स इधर लॉक कर दो, मैं चेंज करके अभी से निकालता हूँ। और शॉकिंग बात तो ये है कि उसका ये भ्रम जानवी के बारे में पता चलने के बाद भी कायम रहता है। नहीं मतलब उसे सच में लगता है कि वनराज ने उसकी बेटी पे वशीकरण सिर्फ पैसों के लिए किया है, इसलिए वो वनराज को पैसे भी ऑफर करता है, जबकि वनराज ने उसे पहले ही क्लियरली उसकी बेटी मांगी थी। लेकिन जब कबीर ऐसे नहीं समझता तब वनराज पैसे चला देता है। और ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही छोटी छोटी डिटेल्स मूवी को रियलिस्टिक बनाने का काम करती है। जैसे कि कोई भी आदमी अगर तुम्हारे घर में घुस रहा है तो तुम्हारा सबसे पहला शक यही होगा कि पैसों के लिए आया होगा, और उसी तरह से कबीर भी वनराज के आते ही अपना पैसों का बैग ऊपर ले जाता है। हालांकि एक रीजन ये भी होता है कि उसी में उन सब के कपड़े भी होते हैं। वैसे मूवी की शुरुआत में कबीर जानवी को ये बोलता है कि तू दुनिया के किसी भी कोने में चली जाए, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा। और ये चीज एक्चुअली में कबीर के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का काम करती है कि वो अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। ये चीजें हमें आगे भी दिखाई देती है जब वनराज कबीर और ज्योति को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद जानवी से पूछता है क्या लगता है तुम्हारे डैड मान जाएंगे, तो जानवी ये बोलती है और इससे हमें ये पता चलता है कि कबीर अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है। और ऐसे ही कैरेक्टर्स को डिफाइन करने वाले बहुत सारे सीन्स या फिर हिडन डिटेल्स मूवी में डाली गई है जो कि मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिसपे ये सारी फिल्म टिकी हुई है, वशीकरण। वशीकरण को मूवी में बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश की गई है। जैसे कि पहले वनराज उसे एक लड्डू खिलाता है और यही से ये क्लियर करने की कोशिश की जाती है कि रियल ब्लैक मैजिक में भी मेडिसिन का ही यूज होता है, और अगर वनराज वो लड्डू खिलाने में नाकामयाब हो जाए तो वो चाहे कितने भी मंत्र वंत्र पढ़ ले कुछ काम नहीं करने वाला। और ये कॉन्सेप्ट ऑडियंस को वनराज जो कुछ भी कर रहा है उस पे बिलीव करने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। उसके बाद वो पराठा खाने को बोल के चेक करता है कि असर हो रहा है कि नहीं। और अगर इस सीन को ध्यान से देखोगे तो जानवी के लड्डू खाते ही वनराज उसकी आंखों में गंभीरता से देखता है, क्योंकि आंखें वशीकरण का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। और उसके अगले ही सीन में गाड़ी के पास आके उसे बिस्किट का पैकेट दे के वनराज ये बोलता है कि फार्म हाउस जाते ही इसे खा लेना। अब ऐसा वो इसीलिए करता है ताकि डबल चेक कर सके कि कहीं समय के साथ दवाई का असर खत्म तो नहीं होगा। तो तुम समझ पा रहे हो ना कि राइटर ने किस तरह से ब्लैक मैजिक को रियलिस्टिक करने के लिए उसे साइंस से जोड़ने की कोशिश की है। और एक्चुअली में ये चीज सिनेमैटिक ब्रिलियंस को भी दिखाती है। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल क्या है कि जानवी पे किया गया वशीकरण वनराज का इकलौता हथियार है, और अगर वो फेल हो गया तो उसकी खैर नहीं। उसका बरसों से किया गया प्लान तो चौपट होगा ही, लेकिन उसे जो सजा मिलेगी वो अलग होगी। और सिनेमा से हट के अगर मैं इसे साइंस की भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो जब भी हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो उसका असर समय के साथ होता है और कभी कभी होता भी नहीं, तो हमें दूसरी मेडिसिन भी लेनी पड़ती है। ये सबके साथ हुआ है मैं जानता हूँ। तो राइटर ने बड़ी ही चालाकी से उसी चीज को यहाँ पे इस लड्डू के साथ भी अप्लाई किया है। आई नो कि अब कुछ लोगों को मुझ पे यकीन नहीं हो रहा होगा, पर ये चीज पूरे फिल्म में कैरी ऑन भी होती है। जैसे कि पराठा खाते ही जानवी को ये रियलाइज होता है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। आगे भी इसी चीज को दिखाया जाता है, यानी कि वो पूरी तरह से वनराज के कब्जे में नहीं होती, या फिर मेडिकल लैंग्वेज में बोलूं तो उस लड्डू का असर अभी तक उस पे पूरी तरह से नहीं होता है। और इसीलिए जब भी वो कुछ करती है उसे पता होता है कि वो कुछ गलत कर रही है, पर वो बस खुद को रोक नहीं पाती।
और अगर तुम्हें अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो टेंशन मत लो, बस चीजों को याद रखना। मैं तुम्हें वशीकरण का यूज डायरेक्टर ने किस बारीकी से और इंटेलिजेंटली मूवी की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए किया है, इस चीज को आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, वो भी डिटेल में। बस थोड़ी देर और रुको। वैसे कई समझदार लोगों के दिमाग में देखते वक्त ये भी सवाल आया होगा कि अनजान आदमी से मिला लड्डू जानवी खाती ही क्यों है। इसका जवाब हमें गाड़ी से मिलता है, जहाँ फार्म हाउस आते वक्त ध्रुव और ज्योति चॉकलेट फटाफट खा लेती है, जो कि कबीर उन्हें देता है। लेकिन जानवी ऐसा नहीं कर पाती और उसे लास्ट में चॉकलेट मिलता है। तो इस बार अपने भाई से जीतने के लिए वो जल्दी जल्दी में वो चॉकलेट की वो लड्डू खा लेती है। यानी कि ये किसी खेल की तरह दिखाया गया है ताकि राइटर या फिर डायरेक्टर जानवी के एक अनजान आदमी से लड्डू खाने को जस्टिफाई कर सके। और ये डिटेल माइंड ब्लोइंग है। एंड माइंड यू, वो दोनों बच्चे हैं तो उन्हें इस बात की इतनी समझ नहीं है, वो तो बस खेल खेल में ये सब कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये मानता हो कि उनकी माँ भी उनके साथ वहीं पे बैठी हुई थी और उसके सामने ये चीज होना थोड़ा सा अजीब है। आई थिंक ये एक मिस्टेक है जिसे सुधारने के लिए इन्हें बस सिंपली कबीर की तरह ज्योति को भी कहीं भेजना चाहिए था। जैसे कि कबीर फोन पे बात करने के लिए गया था, मे भी ज्योति वॉशरूम चली जाती और तब अगर ये चीज होती तो चीजें और रियलिस्टिक हो जाती। वैसे तो इस चीज पे कोई भी ध्यान नहीं देने वाला, लेकिन क्या करूं, मुझे आदत है छोटी छोटी चीजों पे ध्यान रखने की। खैर हम अगली डिटेल पे बढ़ते हैं। तो वनराज जानवी को ध्रुव के साथ खेलने को भेजने के बाद घड़ी देखता है और उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी देर बाद में घड़ी देखते ही रहता है। और वो हर बार घड़ी इसलिए देखता है क्योंकि उसे टाइम से पहले जानवी को बलि के लिए अपने अड्डे पे ले जाना होता है। मैं नहीं जाने वाला। और अब कुछ देर जाने बोलेंगे कि अबे ये तो मैंने भी नोटिस किया है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी की बात तो सुन लो पहले। दरअसल क्या है कि सिर्फ बलि वाली ही बात यहाँ पे नोटिस करने वाली नहीं थी, उसके अलावा नोटिस करने वाली बात ये भी थी कि वनराज सब कुछ पहले से ही प्लान करके यहाँ पे आया होता है। नहीं, मैं सिर्फ उसके यहाँ पे आने का, लड्डू देने का, ये इस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्लान नहीं, बल्कि सब कुछ जो कुछ भी तुम देखते हो, यानी कि उसका जानवी के साथ सोफे पे बैठ के उसे अपने घर पे ले जाने की बात करना, उसे अपने भाई के साथ झूले पे भेजना, उसे धमकी देना, उसके माँ बाप को ब्लैकमेल करना और यहाँ तक कि उसका अजीब तरह से सोफे पे ही सोना इतनी खतरनाक सिचुएशन में, और जानवी को बॉडी को गार्ड करने के लिए रखना, यह सब कुछ उसने पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। इसलिए वो बार बार घड़ी देखकर ये चेक करता है कि सब कुछ टाइम पे हो रहा है कि नहीं। और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो अब हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने तुमसे शुरुआत में कहा था कि आखिर वनराज इतना कूल और रिलैक्स कैसे है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए आर माधवन बेस्ट है, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि उनके अलावा कोई और एक्टर इसे प्ले भी नहीं कर पाता, क्योंकि वनराज का कैरेक्टर ही ऐसा है। वो ऊपर से बिल्कुल किसी शैतानी बच्चे की तरह है जो बुरी से बुरी चीज करके ऐसे मासूम शक्ल बनाता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो या फिर मजाक चल रहा हो। लेकिन फिर वहीं पे अचानक से उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाता है और उसे देखकर डर लगने लगता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने भयानक होते हैं कि तुम वाकई में फील करोगे कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है। और उसकी ये मूड स्विंग वाली चीज हम पूरी फिल्म में देख सकते हैं। तुम्हें एग्जांपल चाहिए? ठीक है, तो कबीर के उसे पैसे देने के बाद का उसका डायलॉग, जहां वो शुरुआत कुछ इस तरह से करता है, सॉरी, लेकिन खत्म कुछ इस तरह से। देवो अभि अहम अनंत अहम ब्रह्मास्मि। यानी कि एक ही कैरेक्टर के दो चेहरे। और मैं बता दूं कि ये दोनों असली हैं, इसलिए इसे प्ले करने के लिए एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जिसका बेबी फेस भी हो, यानी वो मासूम भी लगे और ब्रूटल भी। आर माधवन ये दोनों चीजें पास्ट में कर चुके हैं और उनका फेस कट भी बिल्कुल वैसा ही है। साथ में उनकी आवाज भी मासूम भी लगती है, लेकिन वो उसे भारी करके शैतानी भी बना लेते हैं। इसलिए उन्होंने इस रोल में इतना अच्छे से फाड़ा है। लेकिन यहाँ उसका कैरेक्टर खत्म नहीं होता, उसमें एक और चीज बाकी है। वो बहुत ही ज्यादा घमंडी है और इसी ताकत का नशा उसे हराता है। वो बिल्कुल सही कहता है, लालच, हवस, धन
इन सब से परे जा चुका है वो, क्योंकि इतनी लड़कियां पास होके भी उसने किसी को टच भी नहीं किया, साथ में पैसे और गहने का बैग भी चला दिया। पर उसे ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि घमंड भी इंसानों का ही इमोशन है, इसीलिए वो अब भी इंसान ही है, भगवान या फिर शैतान बना नहीं है। इसी घमंड की वजह से उसने कबीर को अपने पास रखा था, क्योंकि उसे लगा कि वो तो सर्वशक्तिमान है और उसका एक हारा कटा पीटा जख्मी बाप क्या ही बिगाड़ेगा। और बेटा लोग, मैं तुमको बता दूं कि ज्यादातर विलन्स के हारने का कारण अपनी शक्तियों पे उनका घमंड ही होता है। बेस्ट एग्जाम्पल अपने पास रावण है, या फिर मॉडर्न जमाने के लिए थैनोस, जिसे जब तक अपनी ताकत पे घमंड नहीं था उसे कोई भी हरा नहीं पाया था। सब एवेंजर्स की वाट एक साथ अकेले इंसान ने लगाई थी, लेकिन जैसे ही उसे लगा कि वो ब्रह्मांड को मिटा के एक नया ब्रह्मांड बना के खुद उनका भगवान बनेगा, वो सडनली हार जाता है। वैसे ज्योति ने पुलिस को फोन कब किया था? मूवी में इसका एक भी सीन नहीं है और ऐसा होना बहुत ही आम है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे इसीलिए ऐड किया क्योंकि ये चीज ट्रेलर में दिखाई गई है। नमस्कार, डायल 100। हेलो, वो उसे मार डालेगा सर। हेलो हेलो मैडम। वो जबरदस्ती हमारे घर में घुसा है। जबरदस्ती? यानी कि ज्योति का पुलिस को बुलाने वाला सीन कट कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये अक्सर फिल्मों में होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये चीज इसलिए ऐड की क्योंकि ट्रेलर के अलावा उस सीन को बदला भी गया है, क्योंकि पुलिस बोलती है कि सिर्फ मिस कॉल आए थे और हो सकता है कि इन्होंने एक ही सीन के 2 वर्जन भी शूट किए हो, जिसमें से एक में ज्योति डायरेक्ट पुलिस से बात करती है और दूसरे में बस मिस कॉल देती है। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर में हमने साफ सुना है कि ज्योति पुलिस से बात कर रही है, जबकि पुलिस उसके घर आने के बाद ये कहती है कि उन्हें सिर्फ मिस कॉल आए थे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे 2 सीन शूट हुए थे, एक जिसमें ज्योति पुलिस से डायरेक्ट बात करती है और दूसरा जिसमें सिर्फ मिस कॉल देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वनराज को पता था कि दरवाजे पे पुलिस आई हुई है, नहीं अपनी तंत्र विद्या और अंतर्यामी मन से नहीं, बल्कि सिंपल लॉजिक और बेसिक सेंस से। दरअसल वनराज यही चीज 107 बार पहले भी कर चुका था और जानवी 108वीं थी, जो कि लास्ट में हमें इस पुलिस ऑफिसर से पता चलता है, जो कि बताती है कि जितनी भी लड़कियां वहाँ से मिली है वो कुल मिलाकर 108 थी जानवी को पकड़ के। यानी कि किसी अजनबी को टारगेट करना, उसके घर में घुस के लड़कियों को किडनैप करना, ये उसके लिए जानवी तक पहुँचने तक बहुत ही नॉर्मल चीज हो चुकी थी। और इसलिए इस प्लान के दौरान जो भी सिचुएशंस आने वाली थी उसे हर एक का पहले से ही पता था लगभग, और सिर्फ इसीलिए वो इतने जल्दी चीजों को सोच पा रहा था। जैसे कि पुलिस के आते ही उसने जानवी को सिलेंडर पे बिठा दिया था और जब कबीर उसे मार रहा था तो जानवी बंधी हुई थी, तो उसने उसे जोर से हंसने को बोल दिया था। आधे उसने सब कांटेक्ट करने के जरिए बंद कर दिए थे, लेकिन वो जानता था कि फिर भी कोई ना कोई हेल्प के लिए किसी न किसी को कांटेक्ट जरूर कर सकता है, और इसके लिए उसके पास प्लान बी मौजूद था, यानी जानवी को सिलेंडर पे बिठाना। दरअसल उसके चेहरे पे टेंशन या अर्जेंसी का जरा भी भाव इसलिए नहीं था क्योंकि वो ये चीज 107 बार कर चुका था। वैसे ये सीन जब कबीर छुपकर वनराज के मोबाइल की लोकेशन अपने नौकर शाम के मोबाइल में भेज देता है और पासवर्ड भी उसे बड़े ही आराम से याद हो जाता है, ये जो सीन है ये सिनेमैटिक ब्रिलियंस को अगेन दिखाता है। किसी भी बड़े सीक्वेंस को दिखाने से पहले उसके रेफरेंस हमें इंट्रोडक्शन में ही देने पड़ते हैं, ताकि ऑडियंस के सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ सके कि आपका कैरेक्टर जो चीज कर रहा है वो वाकई में कर सकता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो जो कुछ भी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको ऑडियंस आसानी से पचा पाए। जैसे कि दृश्यम में हमें शुरुआत में दिखाया जाता है कि विजय को फिल्में देखना बहुत पसंद है और आगे जाके वो उन्हीं फिल्मों से ली नॉलेज का यूज अपनी फैमिली को बचाने के लिए करता है। और हम एक 7वीं फेल इंसान पुलिस वालों को चकमा दे सकता है, इस बात पे इसलिए यकीन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वो फिल्मों में एक्सपर्ट है। इसी तरह से शैतान मूवी की शुरुआत में ही हमें बता दिया जाता है कि कबीर की मेमोरी काफी शार्प है और इसीलिए उसे अपने बच्चों की फोन का पासवर्ड तो याद होता ही है, लेकिन अपने बेटी के दो बॉयफ्रेंड आई मीन कि उससे मिलने वाले 2 लड़कों के बाइक के नंबर भी इजीली याद होते हैं, जो कि उसने सिर्फ एक ही बार देखे थे। और इसी इंट्रोडक्शन की सीन की वजह से ही ऑडियंस बहुत ही इजीली ये एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे वनराज के मोबाइल का यूं ही देखा पासवर्ड याद हो गया। पर हाँ, वो सिर्फ शार्प ही नहीं है बल्कि कबीर के पास हर चीज का प्लान बी मौजूद होता है, जैसे कि उसके बेटी के ट्रिप का, और ये रिकॉर्डर उसका प्लान बी ही था। जब हिंसा से कुछ नहीं हुआ तो उसने अपना दिमाग यूज किया। ये सब कुछ पहले से उसने प्लान कर रखा था और मैं जानता हूँ ये तो तुमने भी नोटिस
नोटिस किया होगा क्योंकि मूवी में साफ साफ दिखाया है, लेकिन कबीर ये भी जानता था कि वनराज उसे अपने पास हथियार रखने तो नहीं देगा और वनराज ने पहले से ही अपने गार्ड वहाँ पे रखे होंगे और ये भी कि उसने इन लड़कियों को जरूर उसे मारने वालों के लिए कुछ ऑर्डर दे के रखा होगा, जैसे कि सोते हुए उसने जानवी को दिया था। इसीलिए लास्ट में जब जानवी चाकू कबीर के हाथ में मारती है तो वो उसे बिना निकाले ही उस पे पट्टी बांध के वनराज को ढूंढने निकल जाता है ताकि उसे हथियार ना समझ के वनराज इग्नोर कर दे। हालांकि उसका दूसरा रीजन ये भी होता है कि अगर वो चाकू निकालता तो छेद बड़ा होकर उसका ज्यादा खून बहने के चांसेस थे। अब अगर तुम्हें मूवी को कितने डिटेलिंग के साथ बनाया गया है ये देखना है तो लास्ट की इस आग वाले सीन को देखो जहाँ पे सिर्फ एक ही लड़की नीचे झुकी हुई है और ये वही लड़की है जो कई दिनों से झूले पे झूल रही थी, जिसकी वजह से उसके पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। यही नहीं बल्कि लास्ट में वही लड़की जब हमें दिखाई जाती है तो उसके घर में भी उसके पैर ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि एक और इंटरेस्टिंग सीन है लास्ट में जहाँ पे सभी लड़कियों के नॉर्मल होने के बाद उनके रिएक्शन देखो, कोई रो रहा है तो कोई खांस रहा है, कोई उल्टियां कर रहा है तो कोई बस खामोश खड़ा है और कोई सबको हैरानी से देख रहा है और उनमें से कुछ बेहोश भी हो रहे हैं। यानी कि सबके एक जैसे रिएक्शन नहीं है, जो कि सेंस भी बनाता है क्योंकि सबको वनराज ने अलग अलग काम दिए थे और उस काम के हिसाब से ही उनके रिएक्शन होना जरूरी थे। और ये चीज खास इसीलिए है क्योंकि बहुत से डायरेक्टर इसे क्रिएट ही नहीं कर पाते। अगर कोई भीड़ वाला सीन है तो उसमें सभी के रिएक्शन एक जैसे होते हैं, जो कि मैंने बहुत बार देखा है और सच कहूं तो देखने में वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है। और आर्टिफिशियल से मुझे याद आया कि कुछ महापुरुष तो एक ही कैरेक्टर की बहुत सारी कॉपीज बना के बैकग्राउंड में पेस्ट कर देते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। अब ये तो तुम समझ गए होंगे कि वनराज हर चीज रस्म के हिसाब से कर रहा था और हमेशा स्पेसिफिकली काले लफड़ों के लिए ही जानी जाती है, काले कांडों के लिए। पर उसे 108 लड़कियां ही क्यों चाहिए थी? क्योंकि 108 नंबर वैदिक कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग बेसिस ऑफ क्रिएशन है, यानी कि ये पूरे यूनिवर्स और ऑल ओवर एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सिंपली पूरी दुनिया के लोगों को 108 नंबर रिप्रेजेंट करता है, ऐसा बताया जाता है। और अगेन ये चीज खास इसीलिए है क्योंकि वनराज भी इन 108 लड़कियों की बलि दे के सारी दुनिया पे कंट्रोल पाने की इच्छा रख रहा था। और अगर तुम्हें याद है तो मैंने शुरुआत में बोला था कि मूवी के बचे वशीकरण की सीन आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो फाइनली उसका टाइम आ गया है। तो ये सीन काफी इंटरेस्टिंग है जहाँ वनराज जानवी को बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ अपने घर चलना है हमेशा हमेशा के लिए, और उसको ओके बोलने को बोलता है, लेकिन वो नहीं बोलती, जबकि उसके बाकी ऑर्डर वो फटाफट से मान रही थी। तो ऐसा क्यों? Say okay. Say okay. अब मेरी मेडिसिन वाली बात तो याद है ना तुम्हें? दरअसल क्या है कि अभी लड्डू का असर पूरी तरह से जानवी पे नहीं हुआ होता है और इसीलिए यहाँ वो कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि तब तक वो खुद से ही लड़ रही होती है। और ये सीन दिखाता है कि जानवी चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं सकती, और ये भी कि किसी के दिमाग पे वशीकरण करना इतना भी आसान नहीं होता। इसमें पूरा कंट्रोल पाने में टाइम लगता है। ये नहीं है कि फटाक से हो गया मैगी की तरह, लेकिन हाँ, टाइम के साथ साथ वशीकरण का असर भी बढ़ जाता है और इतना बढ़ जाता है कि आप अपने आप को भूल जाते हो। जैसे कि जहाँ पे शुरुआत में जानवी को पराठा खाने के बाद ही पता चल गया था, अपने बाप को थप्पड़ मारने के बाद वो रो रही थी और यहाँ तक कि उसने उसे सॉरी भी बोला था। वहीं पे उसने ओके बोलने से भी खुद को रोक रखा था और यहाँ तक कि अपने बाप को रोकने के लिए उसने अपने पैंट में पेशाब तक किया था। यानी कि तब तक वो खुद से लड़ पा रही, लेकिन वही जानवी लास्ट में बड़ी ही चालाकी से अपने माँ बाप को स्टोर रूम में बंद करके अपने भाई को मारनी चाहती है। और वही पे वनराज के मेरे साथ चलने को बोलने पे बड़े ही आसानी से हाँ बोल देती है। जानवी चलने के लिए रेडी है? और इससे हमें ये पता चलता है कि अब वो पूरी तरह से वनराज के कब्जे में आ चुकी है, यानी कि अब उस लड्डू का असर पूरी तरह से उसके बॉडी पे हो चुका है। और अगर ध्यान से लास्ट में देखोगे तो इन सभी लड़कियों की हालत वही है, ये पूरी तरह से वनराज के कब्जे में है। यानी कि उस लड्डू में जो दवाई थी उसका असर धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता है, एंड दैट इज अमेजिंग, क्योंकि इन्होंने काले जादू की जड़ी बूटी को भी किसी रियल मेडिसिन की तरह प्रेजेंट किया है। और तुम्हें क्या लगता है वनराज आधी से ज्यादा रात जानवी के घर में क्यों बताता है?
जबकि वो आसानी से पहली बार में जानवी से अपने भाई को मारने को बोल सकता था, लेकिन वो ये सब धीरे धीरे करता है ताकि समय के साथ जानवी अपने आप को रोक ना पाए। और ध्यान से देखोगे तो इसकी क्रोनोलॉजी भी समझ में आ जाती है। जैसे जैसे समय बीतता है वो जानवी से और ब्रूटल चीजें करवाता है, जैसे कि पहले वो उसे अपने बाप को थप्पड़ मारने को बोलता है, जो कि एक्चुअली में जानवी के लिए बहुत ही बड़ा शौक था, लेकिन वो अडेप्ट करना सीख जाती है। और फिर अपने भाई का सर फोड़ने को। फिर उसके बाद उससे भी बड़ा ऑर्डर देता है कि अगर उसके पास कोई आए तो उसे सीधा चाकू घोंप दे, चाहे वो उसकी माँ हो या फिर बाप हो। यानी कि टेक्निकली वो उन दोनों को उसे मारने को ही बोल रहा है, लेकिन अलग वे में, ताकि उसका माइंड इस बार भी उस ऑर्डर को डिनाई ना कर पाए। वो डायरेक्ट उसे नहीं बोलता कि अपने माँ बाप पे हमला कर दो, लेकिन जब वशीकरण का असर बढ़ने लगता है और पूरी तरह से उस पे कंट्रोल कर लेता है, यानी कि जब उसका माइंड पूरी तरह से वनराज के ऑर्डर के लिए तैयार होता है या फिर उसके कब्जे में होता है, तब वो लास्ट में जानवी को अपने भाई ध्रुव को मारने को बोलता है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि ये चीज मूवी में जानवी पे पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए तो यूज होती ही है, लेकिन डायरेक्टर ने वशीकरण का यूज सिनेमैटिक डिवाइस की तरह भी किया है। यानी कि जो क्रोनोलॉजी मैंने तुम्हें इन सीन्स की बताई है, अगर इसे सिनेमैटिक वे में देखने जाओगे तो ये ऑडियंस के दिमाग में फियर और सस्पेंस को लगातार क्रिएट करके उसके डोज को बढ़ाते जाते हैं। यानी कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और ऐसे करते करते क्लाइमैक्स आ जाता है। और सॉरी, लेकिन मैं इसका क्रेडिट शैतान मूवी के डायरेक्टर को तो नहीं दे सकता। इसके असली हकदार तो विच मूवी के राइटर और डायरेक्टर हैं, जिनका हूबहू हर सीन इन्होंने इस मूवी में चेपा है। वैसे विच मूवी के रीमेक से मुझे याद आया, क्लाइमैक्स में शैतान मूवी के मेकर्स ने कुछ नया भी किया है। दरअसल इन्होंने माँ मूवी आने वाली है, इसका हिंट वनराज और कबीर की इस बातचीत से दिया है, जहाँ पे कबीर वनराज को ये बोलता है, ताकत का असली मतलब समझना है तो कभी किसी माँ को अपने बच्चे के लिए लड़ते हुए देखना। इस पूरे ब्रह्मांड में एक माँ से ज्यादा ताकतवर पापा है।